दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन विजय कुमार पुजारी जी का पुस्तक है और इसमें छठा परिच्छेद बड़ौदा बम्बई में एसआई अपमान। मैं दिन भर निवास के लिए स्थान प्राप्त करने की कोशिश करता रहा, परंतु मुझे कहीं भी जगह नहीं मिली। मैं कई मित्रों से मिला, उन्होंने कई बहाने बनाकर मुझे टरका दिया और मैं नहीं सोच पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर में एक जगह बैठ गया। मेरा मन उद उद्विग्न हुआ और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना है, डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा पहुंचे, परंतु निवास के लिए उनको किसी हिंदू अथवा मुस्लिम होटल में जगह नहीं मिल सकी। सब होटलों और भोजनालयों के दरवाजे डॉक्टर अंबेडकर के लिए बंद थे। किराए का कोई मकान भी उनको न मिल सका, क्योंकि वह अछूत थे। बड़ौदा के महाराजा और मुख्यमंत्री से ने सूचित करने पर भी उनके निवास का प्रबंध करने की परवाह नहीं की। हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति से इस प्रकार अपमानित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक पारसी होटल में बनावटी पारसी के तौर पर रहने का निश्चय किया। यह अपना अपना एलवीजी सोराब जी पर बनावटी नाम धारण करके जहांगीर जी होटल वाला के पारसी होटल में रहने लगे। डॉक्टर अंबेडकर को महाराजा के मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। महाराजा का उनको अर्थ मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाने का विचार था। अर्थ मंत्री के काम से परिचित हो जाने तक उनको मिलिट्री सेक्रेटरी का पद दिया गया था। वह अर्थ विभाग में उसकी कार्य प्रणाली से और प्रत्येक विभाग में उसकी आर्थिक व्यवस्था से परिचित होने का उपक्रम करने लगे। परंतु इधर सेक्रेटेरिएट के स्वर्ण हिंदुओं ने कानाफूसी होने लगी कि एक अछूत को स्वर्ण हिंदुओं के सर पर बैठाया जा रहा है और वह बात स्वर्ण हिंदुओं के लिए अपमानास्पद है, लज्जाजनक है। इस कानाफूसी का परिणाम यही हुआ जो होना था। सेक्रेटेरिएट के छोटे बड़े सब डॉक्टर अम्बेडकर को तिरस्कार तथा उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे और उनको छूने यहाँ तक हो सके अपने आप को बचाने लगे। डॉक्टर अम्बेडकर के टेबल पर मामूली चपरासी भी कागज पत्र फाइलें दूर से ही फेंक देते थे ताकि अछूत न हो जाए। सेक्रेटेरिएट के पदाधिकारियों का अपना क्लब था, जिसमें पदाधिकारी लोग अपना खेलने खाने का शौक पूरा करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर क्लब जाने लगे तो उनसे कहा गया कि आप यहाँ के किसी खेल में भाग नहीं लिया करें और एक कोने में बैठकर अपमानित होकर दुखी हृदय से डॉक्टर अम्बेडकर क्लब से चले आए। ध्यान रहे, क्लब में आने वाले पदाधिकारियों में मुसलमान पारसी भी थे, परंतु वे सब स्वर्ण हिंदुओं के लिए अस्पृश्य थे। उनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर जो अपने को हिंदू मानते थे अस्पृश्य थे। ऐसी परिस्थितियों में भी डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा की सेंट्रल लाइब्रेरी में
ग्रंथ पढ़ते रहते और वहाँ से पुस्तक लेकर अपने निवास स्थान पर अध्ययन करते रहते। उन्होंने महाराजा से सारी परिस्थितियाँ निवेदन की और कहा कि मेरे निवास की व्यवस्था होनी चाहिए। महाराजा ने कहा कि निवास के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसा ही जवाब दिया। एक दिन बड़ौदा में यह बात आम जनता में फैल चुकी थी कि महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ एक पढ़े लिखे महान लड़के को बड़ौदा लाए हैं और उसको एक बड़ा ओहदा देना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में बनावटी पारसी नाम धारण करके पारसी होटल में रहने की डॉक्टर अम्बेडकर की युक्ति कब तक छिपी रह सकती थी? पारसियों को सब कुछ मालूम हो गया। आगे क्या हुआ यह डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में पढ़िए। मैं भोजन आदि से निवृत्त होकर ऑफिस जाने के लिए होटल से बाहर निकला ही था कि हाथों में लठ लिए 15-20 पारसी लोग मुझे मारने के लिए वहाँ आए। उन्होंने पहले मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, मैं हिंदू हूँ, परंतु उस उत्तर से उनका समाधान नहीं हुआ। उन्होंने तू मैं कहकर कहा, होटल से फौरन निकल जाओ। उस समय मेरे मनोहृदय ने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने उनसे निर्भयतापूर्वक 8 घंटे की मोहलत मांगी और उन्होंने वह दी। मैं दिन भर निवास के लिए स्थान प्राप्त करने की कोशिश करता रहा, परंतु मुझे कहीं भी जगह नहीं मिली। मैं एक मित्र से मिला। उन्होंने कई बहाने बनाकर मुझे टरका दिया और मैं नहीं सोच पा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिर में एक जगह नीचे बैठ गया। मेरा मन उद्विग्न हुआ और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जनता 23 मई 1936 का है। आखिर लाचार होकर डॉक्टर अम्बेडकर रात की गाड़ी से बम्बई लौटे। बम्बई में वह श्री कृष्ण कैलूस्कर से मिले और उनको अपनी करुणा कहानी कह सुनाई। बड़ौदा के प्रोफेसर जोशी श्री कैलूस्कर के मित्र थे। प्रोफेसर जोशी अपनी प्रतिभाशाली का परिचय देते हुए खुले दिल से बोले, मैं तो अस्पष्टता नहीं मानता। डॉक्टर अम्बेडकर मेरे घर में रह सकते हैं। श्री कैलूस्कर ने डॉक्टर अम्बेडकर से कहा, बाबा आप बड़ौदा जा सकते हैं। आपके निवास स्थान का प्रश्न हल हो गया है। डॉक्टर अम्बेडकर अपमानित होने पर भी श्री कैलूस्कर का पत्र लेकर फिर बड़ौदा रवाना हुए। डॉक्टर अम्बेडकर आत्मस्वाभिमानी युवक थे और बड़ौदा में उनका इतना अधिक अपमान हो चुका था कि उनका फिर बड़ौदा जाना उनके स्वाभिमान से मेल नहीं खाता था। परंतु इसका एक कारण था कि डॉक्टर अम्बेडकर में कर्तव्य तथा कृतज्ञता की भावना प्रबल थी। बीए पास होने पर पिता की राय अपेक्षा करके वह बड़ौदा नौकरी करने पहुंचे थे, केवल इसलिए कि जिसकी आर्थिक सहायता से वह बीए पास हुए थे उसके ऋण होना चाहते थे और उनको अमेरिका में विद्या अध्ययन की छात्रवृत्ति तो इसी शर्त पर मिली थी कि वह बड़ौदा रियासत की 3 वर्ष की तक नौकरी करेंगे। वह एक ईमानदार व्यक्ति थे और अपमान का हलाहल पीकर वह अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते थे। यह बात न तो
डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति जिसने जीवन में ब्रिटिश सरकार या कांग्रेस सरकार की नौकरी की, कभी परवाह नहीं की, वह बड़ौदा सरकार की नौकरी के लिए इतना अधिक कैसे झुक सकता है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर कहने पर भी डॉक्टर अंबेडकर नरेश अपने राजधानी में उनके निवास स्थान की व्यवस्था न करवा सके। श्री कैलुस्कर ने प्रोफेसर जोशी को पत्र लिखकर सूचना दी कि डॉक्टर अंबेडकर अमुक गाड़ी से आ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे तो प्रोफेसर जोशी के नौकर ने उनको एक चिट्ठी दी, जिसमें प्रोफेसर जोशी ने लिखा था, आप मेरे घर न आइए, मैं तो अस्पृश्यता नहीं मानता, परंतु मेरी पत्नी पुराने विचारों की है, उसको आपका घर में रहना पसंद नहीं है। विवश होकर डॉक्टर अंबेडकर स्टेशन से बम्बई लौटे। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक प्रगतिशील विचारों के समाज सुधारक थे। बड़ौदा रियासत समाज सुधार के कानून की दृष्टि से ब्रिटिश भारत से अधिक प्रगतिशील था और उसका श्रेय श्री महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को ही था। राजा प्रगतिशील था, परंतु प्रजा प्रगतिशील नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध सेक्रेटेरिएट और शहर में जो प्रक्रियावादी वातावरण पैदा हुआ था, उसको महाराजा सख्ती से दबा न सके। रियासत के कट्टर पदाधिकारियों के सामने महाराजा को हार माननी पड़ी और वह डॉक्टर अंबेडकर के प्रश्न पर मौन हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर का बड़ौदा में जो असह्य अपमान हुआ, वह बड़ौदा रियासत, हिंदू समाज और हिंदू धर्म के लिए एक लज्जाजनक सा बात थी। डॉक्टर अंबेडकर आत्मविश्वासी और अटल निश्चय के व्यक्तित्व थे। अस्पृश्यता से होने वाले प्रत्येक अपमान से डॉक्टर अंबेडकर को हार्दिक दुख होता रहा और हृदय संतप्त होता रहा, परंतु साथ ही अपमान की प्रत्येक घटना उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। अपमान, असफलता या दुर्घटना से अपने ध्येय मार्ग से विचलित होने वाले वह नहीं थे। बड़ौदा में के अपमान से उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र ध्येय निश्चित किया और वह ध्येय था हिंदू समाज के अन्याय तथा अत्याचार का प्रतिकार करके अस्पृश्योद्धार तथा अस्पृश्यता निवारण करना। उन्होंने सोचा कि जब मेरे जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त मनुष्य से अछूत होने के कारण ऐसा अमानुष्य व्यवहार किया जा रहा है, तब मेरे अंकिचन और अनपढ़ अछूतों की अपने को शूद्र समझने की भावना को नष्ट करके उनको मनुष्यता का पाठ सिखा न सका और अस्पृश्यता निवारण करके हिंदू समाज के अन्याय तथा अत्याचार से अछूत समाज को बचा न सका, तो मेरी ज्ञान साधना का मूल्य ही क्या और जीवन की सार्थकता ही क्या। और इस प्रकार जीवन का ध्येय निश्चित करके डॉक्टर अंबेडकर ध्येय मार्ग पर अग्रसर होने का उपक्रम करने लगे। इन्हीं दिनों डॉक्टर अंबेडकर की सौतेली माता का देहांत हुआ। उन्होंने उसका क्रियाक्रम विधि पूर्वक किया।
स्वावलंबन से लंदन लाने के लिए पहले पैसा कमाना जरूरी था। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी की एमसी, डीएससी और ग्रेज इन की बार एट लॉ ये डिग्री हासिल करने का डॉक्टर अम्बेडकर निश्चय कर चुके थे और उन्होंने बम्बई में नौकरी के लिए दौड़ धूप करना शुरू कर दिया, परंतु नौकरी नहीं मिली। उनका अछूत होना ही उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। आखिर वह ट्यूशन करने लगे। 2 पारसी लड़कों को पढ़ाते थे। मासिक 100 रुपया मिलता था, उससे तो मुश्किल से घर खर्च चलता था। डॉक्टर अम्बेडकर अर्थशास्त्र के पंडित थे। उन्होंने स्टॉक्स एंड शेयर्स एडवाइजर्स नामक कंपनी की स्थापना करके बड़े बड़े व्यापारियों और व्यापारी कंपनियों को आर्थिक सलाह देने का काम शुरू किया। काम चल पड़ा और पैसा भी मिलने लगा, पर हाय स्पष्टता थोड़े दिनों के बाद ही गुजराती मराठी व्यापारियों को मालूम हो गया कि सलाहकार कंपनी एक अछूत की है। बस सबने डॉक्टर अम्बेडकर की कंपनी से मुंह मोड़ लिया। उसके फलस्वरूप डॉक्टर अम्बेडकर ने कंपनी बंद कर दी। कितना अन्याय, कितना अत्याचार। 1-1.5 वर्ष तक डॉक्टर अम्बेडकर कष्ट तथा परेशानी में जीवन व्यतीत करते रहे। घर खर्च किसी तरह चल जाता था। उनको दुख इस बात का था कि समय बीत रहा था और वह लंदन के लिए आवश्यक पैसा कमा नहीं पा रहे थे। उन्होंने पुरुषार्थ करने में किसी तरह की कोर कसर नहीं रखी। उन्होंने अपना अमेरिका में लिखा हुआ प्रबंध कास्ट इन इंडिया इन्हीं दिनों प्रकाशित कराया और स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज नामक ग्रंथ लिखकर वह प्रकाशित कराया, परंतु ये पुस्तक भी उनको पैसा न दिला सकी। डॉक्टर अम्बेडकर सोचते चले जा रहे थे कि लंदन का प्रश्न कैसे हल हो, और ऐसी अवस्था में वह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर पुस्तकें पढ़ते रहते थे। और एक दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने सुना कि बम्बई के सरकारी सिडनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की जगह खाली है और उन्होंने फौरन अर्जी लिख भेजी। इस कॉलेज की स्थापना बम्बई के पूर्ववर्त गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम के नाम पर हुई थी और लंदन में डॉक्टर अम्बेडकर का लॉर्ड सिडेनहम से परिचय हो गया था। अम्बेडकर ने लॉर्ड सिडेनहम को लिखा कि आप मेरी सिफारिश करें। लॉर्ड महोदय ने सिफारिश की और 11 नवंबर 1918 में डॉक्टर अम्बेडकर मासिक 450 रुपये सिडेनहम्स कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। परिवार में सबको आनंद हुआ। लंदन जाने का प्रश्न हल हो जाने से डॉक्टर अम्बेडकर को विशेष आनंद हुआ। आकर्षण व्यक्त, गहरा अध्ययन, अद्भुत विश्लेषण शक्ति के कारण डॉक्टर अम्बेडकर शीघ्र ही विद्यार्थियों के प्रिय प्रोफेसर बन गए। दूसरे कॉलेज के अर्थशास्त्र के कई विद्यार्थी या डॉक्टर अम्बेडकर के लेक्चर सुनने के लिए क्लास में उपस्थित होते थे। वैसे अस्पृश्यता यहाँ भी डॉक्टर अम्बेडकर का साथ दे रही थी। कॉलेज के क्षण हिंदू प्रोफेसर उनको अपने जलपान से पानी पीने नहीं देते थे।
डॉक्टर अंबेडकर के प्रोफेसर बन जाने से उनकी पत्नी रमाबाई ने संतोष की सांस ली। वह समझी कि अब गृहस्थी की गाड़ी ठीक रास्ते पर चल पड़ी, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने उनको समझाया कि घर खर्च बहुत ही किफ़ायतदारी से करना, क्योंकि 2 साल के बाद फिर लंदन जाना है और उसके लिए रुपया जमा करना है। इससे रमाबाई के उत्साह पर पानी फिर गया। रमाबाई सरल हृदय की सीधी सादी स्त्री थी। विवाह के समय वह बिल्कुल अनपढ़ थी। बाद में भीमराव ने उनको साधारण लिखना पढ़ना सिखाया था। उनको अपने विद्वान पति पर बहुत अभिमान था, परंतु उनकी दृष्टि घर गृहस्थी तक सीमित होने से डॉक्टर अंबेडकर का फिर लंदन जाने का विचार उनको अच्छा नहीं लगा। उनकी समझ यह थी कि 450 रुपये महीना घर गृहस्थी के लिए पर्याप्त है, फिर अधिक हाय हाय करने की ज़रूरत क्या है। और स्त्रियों की तरह वह भी चाहती थी कि उनका पति घर में रहे और गृहस्थी की ओर ध्यान दे। पति महत्वाकांक्षा से परिचित होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा पुस्तक पढ़ते रहना उनको कभी कभी पूरी तरह खटकता था। शिक्षा, उचित और विचार की दृष्टि से पति पत्नी में आकाश पाताल का अंतर था। शिक्षा, रुचि और विज्ञान की दृष्टि से पति पत्नी में आकाश पाताल का अंतर था, परंतु उनमें हार्दिक प्रेम था। डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को प्यार से रामू कहकर पुकारते। रमाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की पतिपरायणता स्त्री थी। इस दंपति की 3 संतानें हुई। यशवंत, रमेश, गंगाधर। रमेश और गंगाधर की बचपन में ही मृत्यु हुई। आगे चलकर 2 संतानें और हुई, इंदु और राजरतन, परंतु इन दोनों का भी देहांत बचपन में ही हुआ। इनकी एकमात्र संतान यशवंतराव अंबेडकर आज भी जीवित है। डॉक्टर अंबेडकर के बड़े भाई आनंदराव कई दिनों से बीमार थे। प्रोफेसर होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने आनंदराव को हवा पानी बदलने और दवा दारू करने के लिए उनकी ससुराल में भेजा। आनंदराव ससुराल में ही चल बसे। आनंदराव के कारण डॉक्टर अंबेडकर पारिवारिक चिंता से किसी सीमा तक मुक्त थे। उनकी मृत्यु से डॉक्टर अंबेडकर को बहुत दुख हुआ। इधर बड़ौदा के शिक्षा विभाग के अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखने लगे कि करार के मुताबिक आपने रियासत की नौकरी नहीं की और इसलिए रियासत की ओर से दी गई छात्रवृत्ति के पैसे आप शीघ्र अतिशीघ्र लौटा दें। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रश्न पर मौन रहे। बड़ौदा के शिक्षा विभाग ने सिडनेहम कॉलेज के प्रिंसिपल से और बम्बई सरकार की शिक्षा विभाग से डॉक्टर अंबेडकर की शिकायत की। जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को अधिकारियों को करतूतों का पता चला तो उन्होंने शिक्षा विभाग को कुछ भी करने से रोक दिया। दोस्तों, आज की छठा परिच्छेद था महाराष्ट्र, बड़ौदा से बम्बई। बड़ौदा बम्बई में एसआई अपमान, ये परिच्छेद 6 था और इसमें कल हमने शॉर्ट में बताया था। आज बड़ी पूरी फुल वीडियो बना दी है दोस्तों। और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए यार।